और मैं 8 घंटा घर पर खुद की भी पढ़ाई करती थी, रात में जग जग के। बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, शून्य है। और जब एक अध्यापक इन सारी चीज़ों पर इतना पूरी लगन से उस बच्चे पर मेहनत करता है, और कई माँ बाप को मैंने देखा है कि टीचर्स के प्रति उनका शिकायत रहता है कि हमारे बच्चे को आपने क्या सिखाया, और आपने दिया इतना टाइम। और जब ऐसे माँ बाप आपको कहते हैं तो अंदर से कैसा लगता है। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में मौजूद हूँ और गुरु वशिष्ठ की पावन भूमि पर आज ये मौका मिला है। आज स्वरा एकेडमी की आज हम बात करेंगे, जो बस्ती जनपद में इतिहास के पन्नों पर नया अध्याय लिख रहा है, क्योंकि माना जाता है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसी भूमि पर अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ किया था, और इसी धरती पर स्वरा एकेडमी भी आज कई बच्चों की ज़िंदगियां बदल रहा है, और यही बच्चे आगे चलकर देश और राष्ट्र की सेवा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं स्वरा एकेडमी किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी यात्रा कैसे शुरू हुई, और भविष्य के लिए इसकी क्या सोच रहेगी हमारे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं अलका गुप्ता जी, जो विगत कई वर्षों से जानकारी मिली है शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अलका गुप्ता जी, बहुत बहुत मैं आपका अभिवादन करता हूं हमारे न्यूज़ ऑफ नेशन में। स्वरा एकेडमी की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगी। और हमारे स्वरा एकेडमी की स्टार्ट बहुत ही ज़ीरो से स्टार्ट हुई है, कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को दर्शकों को हम ये बताएं, हमारा एक छोटी सी एकेडमी चलती है स्वरा एकेडमी, जो स्टेशन रोड बस्ती पर बालाजी प्रकाश होटल के जस्ट सामने है। यहाँ की शुरुआत जो हमने की है सर, एक छोटा सा, हमारे हस्बैंड काफ़ी अच्छे जॉब पर थे जी। कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। वो फॉरेन कंट्री में थे, मुंबई वगैरह में थे, हम लोग उनके साथ थे और अच्छे से एंजॉय लाइफ जी रहे थे। सैटरडे संडे ऑफ होता था और आराम से घूमना, एंजॉय करना, ये हमारी लाइफ थी जी। पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई, कुछ ऐसे ग्रह कह लीजिए आप लोग, जो सबकी लाइफ में आते हैं, कुछ उनकी लाइफ में जो हमारे जीवन को उन्होंने पलट दिया। जो कि हमारी ओला में भी गाड़ियाँ वगैरह चलती थी, सब कुछ ख़त्म हो गया और हम लोगों ने फिर से एक नया स्टार्ट किया, जिसका नाम ये स्वरा एकेडमी है। इसके पहले आप क्या करती थी? इसके पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, और थोड़ा जो है हमारे हस्बैंड एक साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, और वो काफ़ी अच्छी कंपनी में सन फार्मा में जॉब करते थे और काफ़ी अच्छी पैकेज था, तो मुझे ऐसा कोई नीड नहीं लगा। तो मैं आराम से मतलब वहाँ पर एक छोटा सा बच्चों को, 1-2 बच्चों को ट्यूशन दे दिया, और हाउसवाइफ थी, छोटी सी बेटी थी, उसके साथ लाइफ एंजॉय कर रहे थे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से सब चीज़ें चेंज हुई और मैं वापस यहाँ बस्ती में आई और हमने बीटीसी की पढ़ाई की जी। और बीटीसी की पढ़ाई के बाद आप जान रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी वैकेंसी वगैरह आ नहीं रही है। उसको करने के बाद मैं बैठी थी। फिर मेरे पिताजी की काफ़ी सपोर्ट थी, उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया है, और तब तो नहीं पता लगा, लेकिन आज पता लगता है हमारे पिताजी ने जिस तरह से भी पाला, बहुत ही अच्छा गया। और बहुत ही कम समय में आज मैंने बहुत बड़ा अपना सेंटर डाल लिया है, जिसमें मैंने एक 500 रुपीज़ से कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था। 500 रुपीज़ से एक बच्चे को कोचिंग पढ़ाई थी। फिर उसका काफ़ी अच्छा मार्क्स आया, उसकी फ्रेंड आई, उसका भी काफ़ी अच्छा मार्क्स आया, ऐसे ऐसे करके बच्चे आते गए। पहला बच्चा कहाँ से आया था? पहला बच्चा यहीं पास का था, सन बेसिल का। अच्छा। और उसको मैंने पढ़ाती थी, और क्लास 6 का वो बच्चा था। मैं उसको मैथ, साइंस, ऑल सब्जेक्ट देखती थी, और उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। स्कूल में जब भी टेस्ट होता था, उस बच्चे का, बिलीव नहीं मानेंगे, सारे बच्चे क्लास के खड़े होते थे और वो बच्ची रिप्लाई करती थी और क्लास में बैठ जाती थी और आकर बताती थी कि मैम आप। और मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो सब टीचरों से अलग है। आज आप बाज़ार में जाएंगे, 200 के भी टीचर्स मिलेंगे, 400 के मिलेंगे, 500 के मिलेंगे, 1000 के भी मिलेंगे, अलग अलग प्राइस के मिलेंगे, पर पढ़ाने का क्या जो तरीका है वो प्रॉपर नहीं हर किसी को पता है। मैं नहीं कहूँगी सबको नहीं पता, कुछ को नहीं पता है। पढ़ाने का तरीका क्या होता है ना सर, एक एक बच्चे को स्कूल में जो लिखाया जा रहा है वो तुरंत आप उसको लर्न करा दीजिए, तो कोर्स भी कम होगा, बच्चे को लर्न करने में भी ईजी होगा। और जैसे सडनली टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट या रिटर्न टेस्ट, तो बच्चा तुरंत रिप्लाई करेगा जी।
तो बच्चा जाहिर सी बात है क्लास में सबसे आगे होगा और सबसे अच्छे नंबर गेन करेगा। तो मेरा जो तरीका है, मैं हर एक बच्चे का, हमारे यहाँ खुद एक स्कूल की डायरी के जैसे कि स्वरा एकेडमी की डायरी चलती है, उसमें बच्चों को वर्क जाता है। वर्क जाने के बाद किसी दिन मुझे लगता है कि बच्चा घर पे नहीं पढ़ रहा है, क्या है, तो उसमें रिव्यू भी मैं पेरेंट्स को लिख कर देती हूँ नोट, और उसमें साइन लेती हूँ। और पीछे एक मैं लॉग बनाती हूँ, अपना पर्सनल सिलेबस बनाती हूँ हर बच्चे का अलग, कि मैंने अगर उसको हिंदी पढ़ाया है तो हिंदी में कितना उसका मैंने कंप्लीट किया, ओरल कितना पढ़ाया, रिटन कितना पढ़ाया, कॉपी में कितना लर्न हुआ है, बुक में। इस तरह से हर बच्चे की पर्सनल एक लॉग बनाती हूँ, और जिसके अकॉर्डिंग मैं कभी भी मिस नहीं हो रह जाता कि इस चैप्टर बच्चे का छूट गया। मतलब अलग ही तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, और सारी चीज़ें मैं नहीं बताना चाहूँगी, अपनी अपनी एक तरीके हैं। तो ये इस तरीके से मैं हर एक बच्चे का, ये तरीका आप कहाँ से लाते हैं? ये अपने माइंड से, क्योंकि मैंने जब अपनी पढ़ाई की थी मैं खुद भी बहुत अच्छी नहीं थी पढ़ने में। मेरा बस था कि मैं सुबह उठकर पढ़ती थी 5 से 9-10 बजे तक, और काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आती थी। मेरा कोई सपना नहीं था कि मुझे फर्स्ट डिवीज़न पास होना है। फिर लेकिन एक बार 11th में मेरी तबीयत ख़राब होने से मेरे 1 नंबर में गेस मार्क आ गए थे, 1 नंबर से केवल। तो वो मुझे बड़ी मुश्किल से मिला। उसके बाद मुझे लगा कि लाइफ में पढ़ाई और नंबर बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने अपनी पढ़ाई जो की, फिर मैं कभी रिकॉर्ड रहा है कि यानी विनाश के जरिए विकास हुआ। हाँ, और फिर मेरा हमेशा फर्स्ट डिवीज़न ही रहा है। और वो सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में की। शादी के पहले भी मैंने स्कूल पढ़ाया हुआ है, कोचिंग क्लासेस पढ़ाई हुई हैं, तो उसमें चीज़ें मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया और लोगों को देख रही हूँ। आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं पर कुछ सीख नहीं रहे हैं। आप उनसे बातें कर लीजिए, वो आपको ठीक से बता नहीं पाएंगे, आपसे मिल नहीं पाएंगे। उनके दिमाग में सिर्फ मोबाइल है, टीवी है और अपनी चीज़ें शैतानी करना और लिखना, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस हो गया। पहले के समय में क्या था, कम सिलेबस था, बच्चे की एज ज़्यादा थी, तो बच्चे चीज़ों को अच्छे से कवर करते थे, अपने पेरेंट्स से मिलते थे, फ्रेंड सर्कल में मिलते थे, अपने रिलेटिव से मिलते थे, तो बातें करते थे, तो उनको वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। अब छोटी उम्र में सारी चीज़ें आ जाती हैं और चीज़ें बड़ी डेवलप रूप में आती हैं, तो बच्चों को ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो अभी हमने जो अपना स्कूल डाला है, हमारा जो एम रहा है, उसमें मैंने अभी कोचिंग क्लासेस चलाई थी नर्सरी से लेकर। फिर हमारे हस्बैंड से मैंने कहा कि वो काफ़ी अच्छे टॉपर रहे हैं, पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, उनका मैथ साइंस काफ़ी अच्छा है, वो कॉमर्स भी पढ़ाते हैं। मतलब बस्ती में एक ऐसा टीचर आपको मिलेगा जो फिज़िक्स भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स भी पढ़ा लेते हैं। ये सारे सब्जेक्ट वो एक ही टीचर पढ़ाते हैं। और ICSE के काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जो कहीं सेटिस्फाई नहीं होते, वो हमारे यहाँ सेटिस्फाई होते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर गेन करते हैं। तो हमारे यहाँ ICSE और CBSE दोनों की कोचिंग चल रही है और काफ़ी अच्छे से बच्चे गेन करते हैं और उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। पेरेंट्स काफ़ी सेटिस्फाई होते हैं, वो अपने रिलेटिव को भेजते हैं, अपने आसपास के लोगों को भेजते हैं और सब करते हैं। आपने बताया कि हमने 500 से आपने स्टार्ट किया, क्या आपने ये सोचा था कि इसके आगे की यात्रा इतनी कठिन होगी और इस यात्रा में मैं सफल हो पाऊँगी? ऐसा कुछ आपके दिमाग में नक्शा आया था या नहीं? हाँ सर, भगवान की कृपा इतनी रही है कि जिस चीज़ों को मैंने करना चाहा और ठाना है, वो उस ऊपर वाले ने पूरा किया। कभी कोई किसी, हम बस एक चीज़ ही कहेंगे, जो मेहनत करता है उसका ऊपर वाला डबल मेहनत करता है जी। और वो चीज़ें आप पूरी कायनात आपको पूरी करने में लग जाती है। अगर आपने ठान लिए कि मुझे ये करना है, तो पूरी कायनात और वो ऊपर वाला साथ देता है। किस्मत लिख कर आती है लेकिन बनानी खुद पड़ती है। अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो वो ऊपर वाला भी क्या करेगा। किस्मत आपको खुद बनानी है और ऊपर वाला आपका साथ देगा। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, हर किसी की असली किस्मत बना के भेजा है उसने। अलका जी, क्या 500 रुपये उस टाइम ज़्यादा नहीं थे जो आपने लिया उस बच्चे से? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि उस समय भी लोग 1000 रुपये फ़ीस ले रहे थे। अच्छा, 1200 रुपये ले रहे थे। मैंने 500 और बहुत ईजिली पेरेंट्स ने कहा, क्योंकि बेसिल के बच्चों की फ़ीस पेरेंट्स, यानी आपने मांगा और पेरेंट ने एग्री किया। एग्री कर दिया। ऑल सब्जेक्ट मैं देख रही थी 500 में, और मैं, अच्छा, ऑल सब्जेक्ट। हाँ, और कोई बाउंडेशन नहीं था टाइम का। मैं अगर बच्चा कमज़ोर है तो मैं 1.5 घंटा भी देती थी, 2 घंटा भी देती थी। मतलब मैं आप बताऊँ आपको अपनी लाइफ, तो मैं बॉम्बे से आई, मैंने BTC किया, मैं महिंद्रा में UPSC की तैयारी कर रही थी। मैं मॉर्निंग उठती थी, अपना काम ख़त्म करती थी, मेरी 1 साल की बेटी थी। उसके बाद मैं जाती थी महिंद्रा में कोचिंग करने। मैंने स्कूल में बात कर रखी थी। फिर वहाँ मैं थोड़ा लेट हो जाती थी, क्योंकि जाने में 10 बजे यहाँ छूटती थी, स्कूल पहुँचते मुझे 11:15 हो जाता और स्कूल वहाँ 10 बजे का था।
उन्होंने मेरी सारी चीज़ें सुनकर मुझे फैसिलिटी दी। मैं वहाँ जाती थी, क्लासेस लेती थी, उसके बाद 2 बजे वहाँ से निकलती थी, 3 बजे घर आती थी और फिर 3 बजे से बच्चे मेरे पास आते थे। एक बच्ची आती थी 3 से 5, मैं उसको पढ़ाती थी, फिर मेरी बेटी थी, मैं उसका केयर करती थी, फिर मैं अपनी यूपीएससी की जो नोट्स बनाती थी वो उसको पढ़ती थी। 15 साल मुझे पढ़ाई छोड़े हो गया था और जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की यूपीएससी की जी। तो कहते हैं, एक कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। वो कहावत मुझे उस दिन सच लगी। मतलब मैंने इतना पढ़ाई किया है, इंटर पास आउट किया फर्स्ट डिवीज़न और बीए किया है फर्स्ट डिवीज़न, साइकोलॉजी से एमए किया है, मेरा पीजी भी कंप्लीट है फर्स्ट डिवीज़न। और फिर उसके बाद मुझे काफ़ी चीज़ों की भी नॉलेज थी, मुझे पेंटिंग वगैरह, डांसिंग, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब कुछ आती थी, ढोलक, पेंटिंग, सब कुछ, और सब गॉड गिफ्टेड थी। मैं मैरिज वगैरह में भी मुझे मेहंदी वगैरह की बुकिंग मिल जाती थी, मतलब जो भी चाहती थी। और बिनाई का मुझे बहुत शौक था। कठिनाइयों का सामना, विपत्तियों का बादल आपके साथ साथ चल रहा था। चल नहीं रहा था, वो पैशन था मेरा। शादी के पहले पैशन था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से थी, सब कुछ अच्छा था, मेरे पिताजी ने कभी रोका नहीं, मेरा शौक़ था। मैं अपने लिए स्वेटर, मेरी मम्मी बीनती थी, मैंने अपने लिए बीना स्वेटर, और मैं पहन के गई तो शॉपकीपर को बहुत पसंद, उसने कहा ऑर्डर ले लीजिए, ऑर्डर। मैंने कहा नहीं करती हूँ, मैं कभी किया ही नहीं है, पर वो जिद करके मुझे भेज दिया मेरे घर। फिर उसके बाद मैंने बिनाई में काफ़ी किया, मेरे बीने हुए स्वेटर फ़ॉरेन तक जाने लगे, और मेरे मतलब एक ठंडी में मैं 100 स्वेटर मैं और मेरी मम्मी बीन लेती थी, और उससे काफ़ी अच्छी कमाई मेरी हो जाती थी। मतलब वो इंटरेस्ट था, कहीं कुछ नहीं। तब भी मैं स्कूल में पढ़ती थी अपने, और एक स्कूल में पढ़ाने जाती थी और साथ में बिनाई भी करती थी, और काफ़ी दूर दूर तक मेरे डिज़ाइनर स्वेटर हैं जो आपको आज भी कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा। जो आप मशीन से बुने, वो सारी चीज़ें थी। तो बहुत अच्छे से मतलब रहा है, कभी एंजॉय कभी लगा ही नहीं। और पापा ने भी बहुत अच्छे से, मतलब स्ट्रिक्ट थे, कभी निकलना भी नहीं था, कभी कुछ करना नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे होते चला गया। शायद वो स्ट्रगल इस समय था तो गॉड ने उस तरफ से मुझे ट्रेन कर दिया, और ट्रेन जो किया तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती चली गई हमारी। और इस वक्त जब मैंने 500 से कोचिंग स्टार्ट की तो मुझे कभी कुछ नहीं लगा, क्योंकि जब भी जो चाहा है वो पूरा किया ऊपर वाले ने। और फिर वो 500 की जो 500 रुपये की कोचिंग थी वो बढ़ती गई मेरी, और मैं घर में पढ़ाती थी एक चौकी के ऊपर। अच्छा। और उस तरह से मैंने स्टार्ट किया। नीचे मेरा कुछ नहीं था, एक छोटा सा मतलब ईंटे का पूरा बना हुआ था, पर कहीं कोई प्लस्तर नहीं था, कुछ चीज़ें मेंटेन नहीं थी। नहीं, मिट्टी का नहीं कहूँगी, प्लस्तर ही था पूरा प्रॉपर। अच्छा। पर प्रॉपर मेंटेन नहीं था। अच्छा। जैसे बस ईंटे से जुड़ा हुआ इस तरह से नीचे का पोर्शन था हमारा, ऊपर हम रहते थे और नीचे था। उस कोचिंग को फिर मैंने धीरे धीरे ऊपर से, जब बच्चे बढ़ने लगे तो नीचे शिफ्ट किया। जी। हस्बैंड को भी फोर्स किया कि आप जैसे सीनियर क्लास देख लीजिए 10th, क्योंकि मैं नहीं देख सकती थी 10th वगैरह, मेरा साइंस साइड हाई स्कूल तक ही था, उसके बाद मेरा था नहीं, तो मैंने उनको दिया। उन्होंने इंटर की एक बच्ची आई, उसकी सिस्टर थी, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ाया, तो उनको भी इंटरेस्ट आया, मज़ा आया। उसने कहा कि सर आपने बहुत अच्छा, मेरा मार्क्स काफ़ी अच्छा आया, आप मेरी फ्रेंड को पढ़ा दीजिए। फिर उन्होंने एक चार्ज लिया 1000 रुपये। फिर उन्होंने उससे चार्ज किया कि 12th के बच्चे को मैथ और साइंस पढ़ाया। फिर उनके पास उसकी फ्रेंड आती ही चली गई, सबको काफ़ी समझ में आया। उनकी फ़र्स्ट कोचिंग कॉमर्स की थी और साइंस मैथ, सोचिए तीनों सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे थे। बच्चे बढ़ते ही चले गए, हम दोनों ऊपर से नीचे कोचिंग में शिफ्ट हुए। नीचे कुछ नहीं था, नीचे भी हम लोग कोचिंग पे पढ़ाते थे, एक चौकी पर ही 2-3 चौकियाँ थी हमारे यहाँ, उस पर पढ़ाते थे। फिर वो डेवलप होता गया, चीज़ें अच्छी होती गई, लोग आते गए, एडमिशन लेते गए। फिर मैंने उसको चेयर टेबल में कन्वर्ट किया, फिर मैट वगैरह भी चाहिए। फिर करते करते 2 साल में, मतलब उस कोरोना पीरियड में भी हमारे पास बच्चे आते रहे, मतलब कहीं से रुकी नहीं हमारी कोचिंग, कुछ ना कुछ इनकम मिलती ही रही। अलका गुप्ता जी, आपने स्वेटर बुनने का काम किया और फिर वर्तमान में आप शिक्षा में अपना अहम योगदान दे रही हैं, तो आपने उसको क्यों छोड़ दिया और इसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया? वो शादी के पहले मेरा एक पैशन था, तो उसमें क्या, वो ठंडी के भी आप चाहते तो ये भी बिजनेस आप कर सकते थे, तो आपने इसको क्यों नहीं चुना? वो ठंडी के दिन में सिर्फ चलता है, पहली रीज़न। दूसरा, मैं ICSE, UPSC इन सब की तैयारी करना चाह रही थी, बैंक की तैयारी, तो उसमें एजुकेशन लाइन में मैं आई थी। मुझे फिर से सारी चीज़ें पढ़नी थी, सारी चीज़ें मेरी रिवीजन हो रही थी जी। और मेरी बेटी भी छोटी थी, मुझे उसको भी टाइम देना था, मुझे BTC की भी क्लासेस देने जाने थे, मुझे महिंद्रा में कोचिंग भी करनी, मेरे पास टाइम बहुत कम था। और मैं 8 घंटा घर पर खुद की भी पढ़ाई करती थी, रात में जग के। और फिर वो स्ट्रगल इतना अच्छा रहा कि मैं बुरा नहीं कहूँगी, बहुत अच्छा था। मुझे बहुत संघर्षों के जाल से आप अपना तस्वीर बदल लें। और बहुत ही अच्छा वो टाइम रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।
और आज मैंने बहुत बड़ी अपनी एक कोचिंग सेंटर डाल दिया जिसमें नर्सरी से 12 तक के बच्चे आते हैं, जिसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई तीनों बोर्ड चलते हैं। आईसीएसई में कंप्यूटर का भी कोर्स चलता है और जो है उसके साथ मेरे पास एक्टिविटीज़ भी चलती हैं, डांस क्लासेस, म्यूज़िक क्लास, ताइक्वांडो क्लासेस, जिसमें सर आते हैं। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोग्राम कराते हैं, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें मेडल जीत कर आते हैं। हमारे यहाँ हमारे सेंटर ने भी मेडल जीता हुआ है। और डांस के लिए कोलकाता से मैम आती हैं जो क्लासिकल कराती हैं, और बस्ती में हरी सर हैं वो आते हैं, वो बॉलीवुड हॉलीवुड सिखाते हैं। म्यूज़िक की मैम आती हैं वो सिखाती हैं, और कीबोर्ड, वोकल, तबला, ढोलक भी लोग सीखने आते हैं, ढोलक सिखाते हैं। मेहंदी के लिए भी आते हैं, तो मेहंदी मतलब ऑल टोटल जो आपको जगह जगह जाकर ढूंढना पड़ता है ना, एक ऐसा सेंटर मैंने बस्ती में डाला है। हमारा जो सपना है, एक ऐसा सेंटर, हर पेरेंट्स के पास टाइम कम है, वो बिज़ी हैं, वो चाहते हैं कि मैं बच्चे को एक जगह भेज दूँ और सब कुछ वो सीख लें। तो मैंने यहाँ पर कोचिंग सेंटर डाला, एक्टिविटीज़ डाली और सब बच्चे कर रहे हैं। कोई डांस सीखने आता है, कोई म्यूज़िक सीखने आता है, तो कोई ताइक्वांडो सीखने आता है, कोई ड्राइंग सीखने आता है, कोई कोचिंग करने आता है, कोई गेम खेलने आता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक्टिविटी के बाद आधे घंटे बच्चों को खेलने दिया था। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है हमारा, और उस ग्राउंड में बच्चे अच्छे से एंजॉयमेंट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चे घर पे रहते हैं, उनको कोई साथ का नहीं मिलता, क्योंकि आजकल जान रहे हैं हम 2 और हमारे 1 या हमारे 2 इसका है, तो बच्चों को कोई मिल नहीं रहा है। तो बच्चे किसके साथ खेलें? बाहर जा रहे हैं, कुछ गलत चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ अच्छी सीख रहे हैं, कुछ तो पेरेंट्स बाहर नहीं भेजना चाह रहे हैं, गर्मी है बाहर निकालना नहीं। तो वो बच्चे हमारे यहाँ आकर 1 घंटे की क्लास की जगह 3-3 घंटे रुकते हैं और गार्डन में खेलते हैं, पिकनिक मनाते हैं, अपनी कुकिंग लेकर आते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आते हैं, वो गार्डन में खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं, पिकनिक करते हैं, डांस सीखते हैं। फिर कभी कभी हम लोग उनके एंजॉय के लिए वाटरफॉल कर देते हैं, लोगों के लिए पूल पार्टी कर देते हैं, मैगी पार्टी कर देते हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ 8 क्लासेस चली थी 3 दिन की, तो समर कैंप था, उसमें 3 दिन का 8 क्लास भी बच्चों को दिया, और उसके साथ जो है मैंने बच्चों को डांस क्लास, म्यूज़िक क्लास, वाटर डांस, इस तरह की कई तरह की एक्टिविटीज़ कराई। तो अलग अलग तरह से मैं माइंड से सोचती रहती हूँ कि बच्चों को क्या दूँ। टूर पर भी ले जाते हैं? हाँ, बस्ती में आपको एक पहला सेंटर ऐसा मिलेगा जो स्कूल ही ले जाता है कैंप पर हमारे यहाँ कोचिंग में सारी फैसिलिटी दी जाती है, ऑल टोटल फैसिलिटी। मतलब जो चीज़ आप स्कूल में पाते हैं या अलग अलग जाकर ढूंढते हैं, वो सारा कुछ आपको इस कोचिंग सेंटर में मिलेगा। यहाँ से टूर भी जाते हैं बच्चे। अभी हमने वाटर पार्क लेकर गए थे अपने 11th-12th के बच्चों को, और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, और मॉल घूमे, फिर उनको लंच वगैरह भी कराया, मॉर्निंग में इवनिंग में लंच किया, और फिर वो आए, काफ़ी इन्जॉय किया कि मैम बहुत अच्छा लगा। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं, गर्मी के दिन थे, पेरेंट्स चाहते हैं कि बोर्ड है बच्चे पढ़ें, लेकिन पढ़ने के साथ थोड़ा माइंड भी फ्रेश चाहिए। तो बच्चे वहाँ पर गए और आए, और उसकी डबल मेहनत के साथ वो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। और हमारा यहाँ जो सारे टीचर्स आते हैं, क्लास लेते हैं, उसके ऊपर मैं अपना पर्सनली भी देखती हूँ कि किस टीचर ने किस बच्चे को कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, और कितनी चीज़ें रिटर्न ली हैं, कितनी ओरल ली हैं, कितना बुक्स कंप्लीट किया है, कितनी कॉपी, वो सारी रिकॉर्ड्स बनते हैं जो हमारे पास इस तरह के डायरी में रिकॉर्ड होते हैं। वो टीचर्स एक अपना बनाता है बच्चों की डायरी पे, उसके बाद मैं एक अपना बनाती हूँ, और एक बच्चों से बोलती हूँ सेल्फ, मतलब तीनों को फिर मैं मैच करती हूँ। और मैच करने के बाद स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो पूरा लिखने को नहीं देती हूँ, करेक्शन वर्ड देती हूँ। बच्चे लर्न करके डिक्टेशन के रूप में उसको करते हैं, और वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करते हैं। स्वरा एकेडमी की क्या सोच रहेगी भविष्य के लिए? भविष्य के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी सर, कि एक ऐसा सेंटर जिसमें सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएं, हर एक सुविधा हो। बच्चे एक्टिविटी में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं, कुछ एक्टिविटी में बढ़ते हैं, कुछ डांस में अपना एम बना के चलते हैं, कोई म्यूज़िक में बना के चलता है। बच्चों के अपने एक सपने होते हैं, पर वो बचपन में डिफ़ाइन हो पाए कि वो किस लाइन में आगे जाएगा, ऐसा कुछ पता नहीं होता है। पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा IAS अधिकारी बने, PCS की क्वालिफाई करे, IIT करे, इस तरह की चीज़ें करे, पर पता नहीं है कि वो बच्चे कर पाएंगे नहीं। तो हम उनको बचपन से ही इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटी में भी काफ़ी आगे हों, और वो अपने एम के अकॉर्डिंग आगे जाकर सोच सके कि उनको करना क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को डांस क्लास में भी काफ़ी ट्रेन करते हैं, म्यूज़िक में भी ट्रेन करते हैं,
और जैसे कि आपके हो गए टाइकांडो क्लासेस भी हमारे यहाँ चलते हैं जी। उसके साथ गेम्स चलते हैं, फिर कोचिंग क्लासेस हैं जिसमें बेस्ट पढ़ाई आपको दी जाएगी। हर एक एरिया में हम उनको परफेक्ट करते हैं और पेरेंट्स अपने कम समय को देकर और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं। अलका गुप्ता जी, आज के ज़माने में हर कोई स्कूल खोल रहा है, बहुत लोग खोलते हैं और आपने भी खोला, लेकिन बच्चों को ज्ञान और संस्कार कैसे दिया जाए? क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम बच्चों को किताबी चीज़ें ही उनको दें। बच्चा अगर किताबी चीज़ों को सीखेगा तो बाहर की चीज़ों के बारे में उसको जानकारी नहीं होगा। इस देश में क्या हो रहा है, इस देश के बाहर क्या हो रहा है, ये सब भी जानना अब बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या उन पर ये सारी चीज़ें स्वरा एकेडमी काम कर रही है या नहीं? सर बहुत अच्छे से इन चीज़ों पे काम कर रही है, क्योंकि कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके जी। बच्चे बिल्कुल पढ़ने में ज़ीरो हैं। आज भी हमारे पास आया, आप आए हुए थे तो आपने देखा कि एक इंक्वायरी आई है जी। और उनके पेरेंट्स का भी सेम यही कहना था कि हमारी बच्ची पढ़ने में एकदम ज़ीरो है। जी। बगल के स्कूल का नाम मैं नहीं बताऊंगी, पास का स्कूल है, उसमें ओके। पढ़ती है पर उसको रीडिंग बिल्कुल नहीं आती है, कुछ भी नहीं आ रही। वो हमारे यहाँ कोचिंग में डालने आया है और चाहते हैं कि हमारा बच्चा काफ़ी एक्टिव हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसको इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं 2 से 3 घंटे दे रही हूँ, जो कि जल्दी कोई देता नहीं है, देता है तो वो केवल भीड़ में देता है। मैं पर्सनली उनको टाइम दे रही हूँ कि उस बच्चे को स्पेशली फोकस किया जाएगा। और कई बच्चे उसी के साथ के आ रहे हैं उस स्कूल के, जिनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। उनकी बुआ पढ़ा रही, उनकी चाची पढ़ा रही हैं, ट्यूशन पढ़ा रही हैं, फिर भी उस बच्चे को मेरे यहाँ कोचिंग में करा के गई हैं। तो सोच लीजिए कि वो क्या पढ़ाती होंगी जो हमारे यहाँ करा के गई हैं। तो बस यही है कि हमें बच्चे को बेस्ट देना है और बच्चे बेस्ट करते हैं। और काफ़ी अच्छे से मैं उनकी रोज़ रीडिंग, डिक्टेशन और उसके बाद जो वर्ड गलत है सिर्फ उस पर फोकस करती हूँ। बच्चे क्या करते हैं ना, हम लोग पूरा वर्क दे देंगे, फिर से आप लर्न करके आओ। बच्चों को तो लोड ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे इरिटेट हो जाएंगे, वो करेंगे ही नहीं। तो सिर्फ उतना ही देते हैं जितना बच्चे के लिए ज़रूरी हो। आज मैंने रीडिंग कराई तो उसमें से ही डिक्टेशन बोला, उसमें से ही वर्ड पूछे, जो डिफ़िकल्ट है उसको करेक्शन वर्ड में दिया, लर्न किया, राइट किया और कंप्लीट। फिर उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि एक दिन में ही सारी चीज़ें प्रोसेस करें। तो इस तरीके से बच्चों की मेन छोटे पॉइंट पे पहले स्टार्टिंग में जो न्यू बच्चे आते हैं उन पे टारगेट करते हैं। और ऐसा भी हमारे साथ होता है कि कई बार बच्चे काफ़ी अच्छे एकदम ख़राब आते हैं, प्लस माइनस नहीं आता। 8th के 6th के बच्चे मैं आपको दिखा दूँ, हमारे यहाँ जो न्यू ज्वाइन करते हैं, इक्वल के इस तरफ जाने के बाद प्लस माइनस बनता है और माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवीज़न ये नहीं कर पाते हैं 9th 10th 7th के बच्चे। और अभी भी हमारे यहाँ 2-3 बच्चे ने एडमिशन लिया है। उन बच्चों को हम पहले बेस लेके चलते हैं। हमारे ऊपर मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन लेके चलते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा भी मेहनत कर रहा है तो वो 100% दे देता है, और जो नहीं देता है। गुप्ता जी, एक बात और हमारे मन में आ रहा है, इतना आप बच्चों पर टाइम देती हैं कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, शून्य है। और जब एक अध्यापक इन सारी चीज़ों पर इतना पूरी लगन से उस बच्चे पर मेहनत करता है, और कई माँ बाप को मैंने देखा है कि टीचर्स के प्रति उनका शिकायत रहता है कि हमारे बच्चे को आपने क्या सिखाया, और आपने दिया इतना टाइम। और जब ऐसे माँ बाप आपको कहते हैं तो अंदर से कैसा लगता है? सर मैं इसमें यही कहूँगी कि भगवान की कृपा से जितने बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर 50 की स्ट्रेंथ है तो उसमें से मुझे 2-3 बच्चों के पेरेंट्स ने ये कंप्लेन की है, बाकी और किसी ने नहीं की है। नहीं, मैं उस पर मैं बात कर रहा हूँ जो कंप्लेन करते हैं, वो हमें बताइए कैसा लगता है। उनको मैं दिखाती हूँ कि आपका बच्चा कहाँ से आया था और कहाँ मैंने पहुँचाया है। आपने अभी तक जहाँ कोचिंग पढ़ाई थी उसमें क्या चीज़ें उनको मिली थी और हमने उनको क्या चीज़ें दी हैं, वो सेटिस्फाई होते हैं। कई बार तो पेरेंट्स जाते हैं छोड़कर, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं जाते हैं, जाते हैं, और वो 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद या नेक्स्ट ईयर वो फिर वापस हमारी कोचिंग में लेके आए। ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। अलका गुप्ता जी, ऐसा क्यों होता है हमारे इस देश में? सारे स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक मीडिया कर्मचारी हूँ और मैं तमाम स्कूलों में जाता हूँ, और ये रिक्वायरमेंट हर जगह रहता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर इस तरीके से टीचर्स से दुर्व्यवहार करते हैं? सर देखिए, इसमें दिक्कत पेरेंट्स की भी नहीं है, टीचर्स की भी नहीं है। देखिए, टीचर हम ही लोग बनते हैं और हम लोग भी पढ़ाते हैं, हम लोग पूरा बेस्ट देते हैं। गैदरिंग, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि 1 से लेकर 40 बच्चे ही क्लास में रह सकते हैं।
और 60 बच्चों की स्ट्रेंथ हो जाएगी, 70 बच्चों की स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो हम कैसे उसको बेयर कर पाएंगे? तो यानी हम स्कूल उनको ज्ञान नहीं दे रहा है, बिजनेस कर रहा है। ज्ञान तो दे रहा है, देखिए हम लोग आखिर पढ़ाएंगे तो ज़्यादा सब कर ले रहा है ना। तो वो एक एक बच्चे पे टारगेट नहीं हो पा रहा। गैदरिंग बहुत ज़्यादा नहीं, हमारे यहाँ जैसे कोचिंग चलती है और क्लासेस तो और भी जगह चलती जी। हैं, वो क्या करते हैं बच्चों को 2-2 3-3 घंटा पढ़ाते हैं, पर उसी में 7, 6, 5 सब बैठा के पढ़ा रहे हैं। आधे बच्चे पढ़ रहे हैं, आधे नहीं पढ़ पा रहे हैं। पेरेंट्स की नज़र में हमारा बच्चा 200 रुपये में, 500 रुपये में 3 घंटा पढ़ के आ रहा है, पर पढ़ा क्या रहा है ये देखिए आप, उस पर पेरेंट्स फॉरगेट नहीं करते हैं। फिर बाद में जब बच्चे के मार्क्स ख़राब होते हैं, जब परेशान हो जाते हैं, फिर वही बच्चे हमारे पास लेकर आते हैं वो, और लेकर आते हैं कहते हैं मैम ऐसी बात है। तो तब आपने पैसा देखा, तब आपने बच्चों की घंटे देखे, पर क्वालिटी नहीं देखी। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए आधे घंटे या 1 घंटे निकालने हैं, कितनी भी व्यस्त लाइफ हो। जी। हम तो बच्चों की यहाँ तक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि स्कूल की पूरी डायरी हम कराएंगे, पूरा लर्न हम कराएंगे, पूरा रिटर्न हम देखेंगे, उनका टेस्ट देखेंगे, सब कुछ हम करेंगे। सिर्फ आपको इतना देखना है कि बच्चे ने, मैंने जो कराया है वो बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको नहीं देखना है। जी। सिर्फ आपको एक नोट लिखकर डायरी में भेजना है कि बच्चे ने आज नहीं किया, और बच्चे का स्कूल का वर्क पूरा है या नहीं। बस ये 2 डिमांड हम पेरेंट्स से करते हैं। आप मुझे नोट लिख कर भेजिए, आप रात के 10 बजे 11 बजे भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। अपने बच्चों के बारे में, मेरे पास बड़े वन से भी बच्चे आते हैं, सोचिए इतनी दूर से, सोचिए उसका पेट्रोल का खर्चा उतना निकलता होगा जितना वो फीस नहीं देता होगा। यानी स्कूल ऐसा कुछ बच्चों को दे रहा है ताकि हाँ। लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। कुछ अधिकारी के बच्चे हैं, हमारे यहाँ डे केयर सर्विस भी है जी। जिनकी मम्मा जॉब करती है, उनके बच्चे स्कूल से डायरेक्ट हमारे यहाँ आते हैं, रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर कपड़े चेंज करते हैं, अपना डबल लंच बॉक्स लाते हैं कि स्कूल में करते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम उनको पढ़ाते हैं, और उनका पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो गेम करते हैं और उसकी गाड़ी जब आती है और वो चले जाते हैं। इस तरह की भी सर्विस हम देते हैं। जो कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो स्कूल से सब कुछ करके आते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, फिर एक्टिविटी क्लासेस लेते हैं, खेलते हैं और फिर अपने घर जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं सिर्फ कोचिंग लेकर जाते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ एक्टिविटीज़ क्लासेस करते हैं, जाते हैं, मतलब ऑल टोटल सर्विस हम देते हैं। ठीक है अलका जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी थी अलका गुप्ता, स्वरा एकेडमी की। आज हमने पूरी जीवन यात्रा इनसे जान ली, किस तरीके से इन्होंने संघर्षों का सिलसिला जारी था, और इन संघर्षों के सिलसिले में ही इन्होंने अपना एक जीवन की एक नई शुरुआत की। आज बस्ती जनपद के तमाम बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, और यही बच्चे बस्ती का नाम रोशन करेंगे, यही बच्चे IAS PCS बनेंगे, जो इस देश और समाज की सेवा करेंगे। और हमारा देश एक विश्व गुरु बन चुका है, और जब ऐसे बच्चे इसमें भाग लेते हैं तो हमारा देश बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है, और हमारे इस देश के साथ साथ कई देश भी भारत देश पर गर्व करते हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी थी अलका जी। अलका जी, मैं विदा ले रहा हूँ। तो दर्शकों, हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।